अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में होने वाली वो तमाम अहम अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ मेरा एनालिसिस होगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप क्रिप्टो मार्केट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। लेकिन आज आखिरी दिन है KuCoin को प्रमोट करने का। इस वीडियो के स्पॉन्सर KuCoin के हवाले से मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूँगा, शायद ये आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा ना मिले क्योंकि अभी तक कोई इतला नहीं है कि वो दोबारा मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पिछले पूरे माह मैंने कोशिश की है कि मैं KuCoin के हवाले से आपको मोटिवेट करूँ, उनके फीचर्स से मुतल्लिक आपको आगाह करूँ, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, उस हवाले से आपको आगाह करूँ। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन मेरा ख्याल है ख़त्म हो रहा है। लास्ट में जाते-जाते दोबारा ये जो टीम बैटल है, उसका तकरीबन 23 घंटे रह गए हैं, जब ये बाकायदा स्टार्ट हो जाना है फ्यूचर ट्रेडिंग का। आप में से जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनको चाहिए कि ये टीम्स को ज्वाइन करें। ये वाली जो एडम मोराडी थी, कल जब मैंने इस कैंपेन के बारे में आपको अपडेट किया था, उस वक्त ये दूसरे नंबर पे था। अब ये जो ग्रुप है, इसमें तकरीबन 14,000 मेंबर्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं और इनका जो प्राइस पूल है, अगर ये विन करते हैं, ये वाला सारा ग्रुप 14,000 फ्यूचर ट्रेडर्स इस ग्रुप में है। अगर ये फर्स्ट प्राइस विन करता है तो $20,000 डिवाइड होंगे। डिपेंड करता है कौन कितनी ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग करता है, और जिसने ये ग्रुप क्रिएट किया उसको तो 20% मिलेगा ही मिलेगा, बाकी 80% सब में डिवाइड होगा। तो अगर आपने करना है तो लाजमी इसको आप ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं मार्केट की तरफ। बिटकॉइन की प्राइस जो है, ऐसे लग रहा है कि जो मैंने दो ट्रेडें लगाई थी, मुझे लग रहा है कि वो मेरी लिक्विडेट होंगी, क्योंकि मैंने कल आपको बता दिया था कि यार 23,000 की रेंज को हम सेट कर देते हैं। मेरा जो एसएल था, मैंने नीचे से उठा के 22,000 से उठा के मैंने 23,000 कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा है कि पिछले एक डेढ़ माह के अंदर बीटीसी की प्राइस वहीं पे ट्रेड हो रही है। अगर तो उसको बीटीसी की प्राइस ब्रेक करती है तो फिर हम कह सकते हैं कि यार बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया। लेट्स सी क्या होता है। जो होगी अपडेट मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा, खसूसन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे साथ मिलकर ट्रेड लगाई थी, उनके लिए ये अपडेट थी। अच्छा, एक थॉट है, मैं चाहता हूं इसको जरा आपके साथ डिस्कस किया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। आप में से इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं क्रिप्टो मार्केट जो है अब खत्म हो रही है, डेड है, क्रैश हो रही है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगी। बिटकॉइन के हवाले से अभी भी कुछ लोगों की राय ये है कि शायद बिटकॉइन जो है वो जीरो चला जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है। ऑब्वियसली जब दुनिया की जो हुकूमतें हैं, जिनके पास पावर है पूरी दुनिया की, उनके पास इख्तियार तो है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन को फंडामेंटली देखा जाए तो ऐसे लगता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बिटकॉइन को आप मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दें। ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन क्या हो सकता है? बिटकॉइन को ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू गिरा सकते हैं, यानी बिटकॉइन की जो प्राइस है उसको आप ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं। जीरो तो बिटकॉइन की वैल्यू का सवाल करना ही, मेरा ख्याल है जो बंदा अभी भी ये सवाल करता है ना बीटीसी की प्राइस नीचे जा सकती है, उसको फिर बिटकॉइन का पता ही नहीं। देखिए, जो पैसा है ना, उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पैसा जो आपकी हुकूमतों ने आपको दिया हुआ है, जिसको फियाट मनी बोलते हैं, पेपर मनी बोलते हैं, या उस पेपर मनी के अगेंस्ट आपको डिजिटल पैसा जो मिलता है, वो जो फियाट करेंसी है, एक वो है। दूसरा क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, जिसमें बिटकॉइन शामिल होता है। लेकिन बिटकॉइन बाकी तमाम क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा डिफरेंट है, इसको प्लीज समझने की आपको जरूरत है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। दीगर जितनी आपको मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज नजर आएंगी, इवन इथीरियम, इथीरियम की मैं प्राइस देख रहा था मेरी वीडियो बनाने के दौरान ही, एकदम शूट किया, $1421 उसकी प्राइस में पंप आया। इवन इथीरियम भी बिटकॉइन नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितनी आपको क्रिप्टो करेंसीज नजर आ रही हैं, ऑल्ट कॉइन जिसको आप कह सकते हैं, बिटकॉइन से हट के, उनके डेवलपर्स हैं, उनके फाउंडर्स हैं, उनके ऑनर्स हैं, उनके वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स हैं। बिटकॉइन जैसी कोई मार्केट में क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो इस जैसी डिसेंट्रलाइज करेंसी हो। मतलब बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी सेंट्रलाइजेशन पे बहस हो सकती है, लेकिन बिटकॉइन इज द मोस्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन के ऊपर आपकी की गई इन्वेस्टमेंट
सबसे ज्यादा सिक्योर है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बीटीसी में जो प्रॉफिट टेकिंग है उस तरह नहीं है जिस तरह आप दीगर आल्ट कॉइन्स में आपके छक्के लगते हैं। इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में, अब छक्के लगने का टाइम गुजर गया, लेकिन बिटकॉइन में की गई इन्वेस्टमेंट सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और ये खसूसन उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी लाइफ सेविंग सेविंग को महफूज करना चाहते हैं। यही वजह है कि दुनिया के सरमायादार लोग, दुनिया के सरमायादार इदारे जब क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो वो बिटकॉइन को प्रेफर करते हैं। बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको आप ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। एक चीज में, अगर बिटकॉइन की प्राइस जीरो नहीं जा सकती, जो कि मैं नहीं समझता जा सकती है, अगर आपको इस हवाले से कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स हैं, तो इस वीडियो के नीचे मेरे साथ आप डिबेट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन की वैल्यू अगर जीरो नहीं जा रही तो इसने 100 के लाजमी जाना है। और जब ये 100 के जा सकती है तो ये $250 पर बीटीसी प्राइस भी जा सकती है, और अगर वहां तक जा सकती है तो ये प्राइस जो है 1 मिलियन पर बीटीसी भी इसकी प्राइस जा सकती है। लेकिन ये जो प्राइस में पंप्स एंड डंप्स हैं ये आपको सरप्राइज करते रहेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा जाए बेयर मार्केट में जब कैपिचुलेशन होती है, कैपिचुलेशन उस फेज को बोलते हैं जिस फेज में जो इन्वेस्टर है नुकसान में अपने पॉइंट्स को सेल करके मार्केट से आउट होता है ताकि वो अपने आप को मजीद नुकसान से बचाए। उस फेज को, जिस फेज में इन्वेस्टर जो है अपनी खरीदी हुई प्राइस से नीचे वाली प्राइस में खरीदा, उसको कैपिचुलेशन बोलते हैं। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो बीटीसी और बेयर मार्केट जो है उसकी कैपिचुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी जितना ज्यादा प्राइस पंप करती है, जब उसका क्रैश होता है तो वो उतना ही बड़ा होता है। अगर आज बीटीसी की प्राइस $1 लाख पे चले जाती है तो $1 लाख से जब क्रैश होगा तो क्रैश भी अच्छा खासा होगा। तो ये आपने जेहन में रखना है। तो क्रैश का कतल मतलब नहीं है कि बीटीसी की प्राइस जीरो। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अब माइकल सेलर है, टेस्ला है, अब ये बड़े बड़े सरमायादार इदारे हैं, इन्होंने बीटीसी में बराह रास्त इन्वेस्टमेंट की है। ये चाहते तो इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर थे, ये चाहते तो बिटकॉइन की माइनिंग फैसिलिटी लगाते और वहां माइनिंग करके बीटीसी लेते, वहां से बिटकॉइन इनको सस्ता मिलता। डिपेंड करता है वो किस तरीके से माइनिंग फैसिलिटी सेटअप करते हैं। ये भी मुमकिन था, अगर वो माइनिंग फैसिलिटी में अच्छा सेटअप करता तो मार्केट से 50% डिस्काउंट पे भी वो बीटीसी उठा सकते थे। लेकिन उनका मकसद, उनकी कन्विक्शन वो नहीं है। मैंने जो आपको स्टार्ट में कहा कि बीटीसी में इन्वेस्टमेंट और बीटीसी में ट्रेडिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका मेन तरीका यही है कि आपने लॉन्ग टर्म विजन रखे। तो ये जितने माइकल सेलर, ये टेस्ला, ये इस तरह के सरमायादार इदारे जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन को इस वजह से सेव किया क्योंकि वो अपने पैसे को फियाट करेंसी की डीवैल्यूएशन के से हेजिंग करने के लिए उधर उन्होंने अपनी सेविंग की हुई है। तो अगर वो क्रैश, फॉर एग्जांपल माइकल सेलर भी अगर सेल आउट कर देगा तो बीटीसी की प्राइस क्रैश जरूर करेगी, लेकिन बीटीसी की प्राइस जीरो कभी नहीं होगी। जितना ये बड़े बड़े जो सरमायादार लोग हैं जो जितना ज्यादा डंप मार्केट को करेंगे, उतना ही जो बीटीसी है वो सरमायादार लोगों से, बिग वेल से निकल के रिटेलर्स के हाथ में जाता जाएगा। तो उतना ज्यादा बीटीसी मजीद डिसेंट्रलाइज होता जाएगा। जितना एक बंदे, दो बंदे या चंद एक इंस्टीट्यूशंस या चंद एक ममालक के हाथ में होगा, उतना ही बीटीसी की सेंट्रलाइजेशन के हवाले से आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रांग होगा। तो जितने ये मार्केट में जितने आपको सेल वगैरह नजर आते हैं, ये एक्चुअली मार्केट के जो वीक हैंड्स होते हैं उनको आउट करने के लिए होते हैं। ये आपने फैसला लेना। मैं आगे जाके एक आपके साथ बिटकॉइन के ने अपना बॉटम देख लिया या नहीं, उस हवाले से कल भी मैंने डिटेल आपके साथ डिस्कस किया, माइनिंग को लेके अच्छा खासा मैंने आपको डिटेल से आगाह किया। आज मैं एक और मैट्रिक से बीटीसी के जो बॉटम है उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये एक बिटकॉइन के प्राइस को मॉडल करने के लिए एक मैट्रिक है जिसको बिटकॉइन एनर्जी ग्रेविटी बोलते हैं। ये जो मैट्रिक है ये बिटकॉइन की मार्केट प्राइस
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मॉडल करने का ये एक मैट्रिक है। ये मैट्रिक क्यों यूज होता है? ये बिटकॉइन की प्राइस के ओवरहीट होने यानी ओवर बॉट होने या बिटकॉइन के ओवर सोल्ड होने यानी दूसरे लफ्जों में बीटीसी के बॉटम को देखने का ये एक मैट्रिक है, एक फार्मूला है। वो कैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। इसी में बिटकॉइन की जो मैं सारी फिलॉसफी आपको बता रहा हूं ना, इसी से आपको अंडरस्टैंड हो सकते हैं। देखिए, बिटकॉइन को वॉच करने के दो मुख्तलिफ एंगल है। एक तो बीटीसी की आप डॉलर की सूरत में प्राइस देखते हैं, दूसरा बीटीसी की जो एनर्जी कॉस्ट है उसको देखते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो बीटीसी की जो मार्केट प्राइस है और जो उसकी एनर्जी कॉस्ट है, हिस्टोरिकली एनर्जी कॉस्ट और जो बिटकॉइन की मार्केट प्राइस है वो आपको ऊपर ही जाती नजर आ रही है। ये एक अलग बात है कि जो मार्केट वैल्यू है वो बाज़ औक़ात अच्छा खासा डिस्टेंस, जैसे ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये बिटकॉइन की मार्केट प्राइस है, ये आपको पंप करती नजर आती है। जबकि जो एनर्जी की कॉस्ट है वो आपको एक मतलब बड़ी कम वोलेटिलिटी, बड़े कम नॉइस के साथ आपको ऊपर जाती नजर आ रही है। सवाल यह है कि बीटीसी की पहले नंबर पे जब भी आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जब कभी भी मार्केट वैल्यू से बीटीसी जो है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उसकी जो मार्केट वैल्यू ऊपर जाती है तो उसके बाद ग्रेविटी की वजह से उसकी प्राइस फिर नीचे आ जाती है। ये ग्रेविटी कौन है? ये मार्केट के आर्बिट्राज सिस्टम होता है जिसमें जो प्रॉफिट टेकिंग होते हैं। मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा समझाता हूं। तो ये बीटीसी की प्राइस पंप क्यों करती है वो आपको समझाता हूं। और दूसरा, ये आपके ज़हन में अगर ये सवाल है कि बीटीसी की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, ये मैं आपको एक छोटा सा चार्ट समझाना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर आपके जहन में बीटीसी के हवाले से ये ख्याल है, एक सवाल है कि क्या बीटीसी स्केयर है यानी लिमिटेड है उसकी क्वांटिटी, क्या बीटीसी क्रेडिबली स्केयर है या नहीं, क्या बीटीसी पोर्टेबल है यानी आप चाहें एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। ये बिल्कुल वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी मनी की होनी चाहिए। ये पैसा जो है उसकी खासियत क्या है? पैसा एक तो सिक्योर होना चाहिए, जैसे गोल्ड है यूनिवर्सल। मैं इस पैसे की बात नहीं कर रहा, ये जो फियाट करेंसी, ये फियाट करेंसीज एक्चुअली चेक होते हैं, ये जेन्युइन मनी नहीं है। जेन्युइन मनी हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास रिजर्व्स होते हैं, वो गोल्ड की सूरत में हो सकते हैं या डॉलर की सूरत में। बदकिस्मती से 20वीं सदी में डॉलर को ग्लोबल एक एसेट मान लिया गया। तो ये जो हमारी फियाट करेंसीज होती हैं ये हमारे चेक होते हैं। असल पैसा जो है गवर्नमेंट के खजाने में होता है। तो उस पैसे की खसूसियत क्या है कि वो स्केयर है यानी महदूद क्वांटिटी है। इसी तरह वो एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, वो डिवाइसेबल है। क्या बीटीसी भी डिवाइसेबल है या नहीं? तो जाहिर बात है, बीटीसी के मैंने आपको बताया था 100 मिलियन सैट्स हों यानी सतूशिस हों तो एक बिटकॉइन बनता है। तो बिटकॉइन के 100 मिलियन टुकड़े हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है? और उसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको पीछे बयान कर चुका हूं बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से। तो जब आपके ज़हन में ये वाले सारे सवालात हों कि स्केयर है, पोर्टेबल है, डिवाइसेबल है, डिसेंट्रलाइज है, और अगर आंसर आपको यस में मिले, जो कि अभी तक की रियलिटी के मुताबिक आंसर यस ही बनता है, तो उसके बाद मेरे दोस्तों भाइयों, हर बंदा जिसके ज़हन में ये क्वेश्चन है वो बीटीसी को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है। ये जो मैंने आपको स्टार्ट में थ्योरी बताई थी ना कि दुनिया के सारे सरमायादार लोग, इदारे बिटकॉइन में क्यों इंटरेस्ट करते हैं, ये वो सारे गुण हैं बिटकॉइन के, ये वो सारी खसूसियात हैं जिस वजह से ये ट्रेडर और इन्वेस्टर में मैं पहले ही आपको फर्क बता चुका हूं। तो जो इन्वेस्टर है वो ये सारे सवालात के जवाब उसको मिलते हैं तो वो बीटीसी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अब चूंकि बीटीसी की सप्लाई महदूद तरीके से यानी हर 10 मिनट में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं हर 10 मिनट में 6.25 बीटीसी मार्केट में आता है। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर 10 मिनट के अंदर डिमांड 6 बीटीसी से ज्यादा हो तो क्या होगा? जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या करती है? पंप करती है। एग्जैक्टली यूजर्स बीटीसी एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, अपने पास महफूज करना शुरू करता है। उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है तो बीटीसी की प्राइस पंप, जो मार्केट वैल्यू है
वो पंप करना शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन कास्ट वहीं की वहीं रहती है, लेकिन उसकी प्राइस जो है डिमांड बढ़ने की वजह से पंप करना शुरू करती है। इस दौरान फिर कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि बजाय इसके कि हम बिटकॉइन मार्केट से खरीदें, वो माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं अगर हम माइनिंग करेंगे तो बीटीसी हमें मार्केट रेट से सस्ता मिलेगा। और ये चूंकि उन्होंने मुसलसल बीटीसी एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है, तो फिर वो माइनिंग सेटअप लगाते हैं। जब वो माइनिंग करना शुरू करते हैं तो फिर माइनिंग की डिफिकल्टी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जितने ज्यादा माइनर्स उतने ज्यादा बिटकॉइन को माइन करने की डिफिकल्टी ज्यादा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने 10 अफराद की कमेटी डाली है तो 10 अफराद में से आपका लकी होना ज्यादा चांसेस है बनिस्बत 1 लाख कमेटियां डाले। तो जितने ज्यादा कमेटियां, जितने ज्यादा माइनर्स होते जाएंगे, उतना ही बीटीसी को माइन करने के लकी चांसेस, जिसको दूसरे लफ्जों में आप डिफिकल्टी लेवल, उतना ज्यादा पंप होता जाएगा। तो पीछे डिमांड बढ़ने की वजह से एक तो प्राइस पंप होना शुरू हुई। प्राइस जब पंप होना शुरू हुई तो माइनर्स मजबूर हो गए कि वो मार्केट से सस्ता, मार्केट से महंगा बीटीसी खरीदने की बजाय वो माइनिंग सेटअप लगाना। जब वो माइनिंग सेटअप लगाते हैं तो फिर उसकी डिफिकल्टी लेवल, तो दूसरे लफ्जों में जो एनर्जी कास्ट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब एनर्जी कास्ट बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने नीचे से बाइंग की होती है वो फिर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। यानी वो जो ग्रेविटी वाला ऊपर आपको चार्ट नजर आ रहा है, ये ग्रेविटी सिस्टम, जो आर्बिट्राज होते हैं जिन्होंने नीचे से बाइंग की होती है, वो फिर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग, जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं फिर प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। और जैसे प्राइस, मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे जाना शुरू हो जाती है, उस वक्त वो सूरत हाल हो जाती है जिसको आप बीटीसी बॉटम कहते हैं। उसको देखने के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। एक एंगल ये है कि इस सिचुएशन में माइनर जो हैं वो कैपिचुलेट होना, माइनर्स जो हैं उनके उनके लिए अपनी माइनिंग फैसिलिटी को रन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो माइनिंग कंपनीज होती हैं बैंक से उधार लेके अपने माइनिंग फैसिलिटीज, अपनी माइनिंग सारा सेटअप लगाते हैं। तो जब बीटीसी की कॉस्ट जो है वो ज्यादा और उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती है, या यूं समझ लें कि अगर उसके पास पास भी होती है तो ओबियसली उन्होंने बीटीसी जो माइन करना है उन्होंने वो होल्ड नहीं करना, उन्होंने अपनी कॉस्ट तो पूरी करनी है। तो वो जब कैप्चुलेट करना शुरू हो जाते हैं, यानी नुकसान में बीटीसी बेचना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त कहते हैं कि बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया। तो इस चार्ट के मुताबिक, इस मैट्रिक और मॉडल के मुताबिक, पता नहीं ऐसा एग्जैक्टली होता है या नहीं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट आपको पता है, ये जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स होती हैं, ये तमाम मॉडल्स, तमाम इंडिकेटर्स, तमाम फंडामेंटल्स को समटाइम बाईपास करके एक अलग रंग इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इस मॉडल के मुताबिक बीटीसी का ये जो एनर्जी ग्रेविटी मॉडल है, उसके मुताबिक बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया है, क्योंकि इस वक्त माइनर जो हैं वो कैपिचुलेट करके, बल्कि मैं एक और आपके साथ ट्वीट शेयर करता हूं प्लान सी की। प्लान सी ने शेयर किया, ये प्लान बी और प्लान सी ये ट्विटर अकाउंट है, इसका जो फॉलोअर है तकरीबन ट्विटर पे 154 लाख हैं। इसने कहा है कि इस साल जो कैपिचुलेशन हुई है तकरीबन 1.06 मिलियन जो बिटकॉइन है लोगों ने नुकसान में सेल किया है 10 दिनों के अंदर। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि जितना बीटीसी की प्राइस ऊपर पंप होती नजर आएगी, उस उतना ही कैपिचुलेशन का जो वॉल्यूम है, उसकी जो पीक है, वो भी आपको बढ़ती नजर आएगी। तो इसने सवाल किया कि अभी जो बीटीसी की पीक कैपिचुलेशन है, जो कि 7 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान की अगर काउंट की जाए, वो 3,52,000 बीटीसी की कैपिचुलेशन हो चुकी है। तो क्या ये मतलब बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया कैपिचुलेशन? क्योंकि कैपिचुलेशन को देखने का भी ये चार्ट पे आपको नजर आ रहा है, इस वक्त हिस्ट्री में इतनी ज्यादा एट अ टाइम कैपिचुलेशन नहीं हुई जितनी कि इस वक्त हुई है। तो अब सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया। कुछ एक आध इंडिकेटर ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि भाई बीटीसी यहां से मजीद नीचे जा सकता है, क्योंकि उन सारे इंडिकेटर्स की तरफ से सिग्नल नहीं आया कि बीटीसी की बॉटम की कंफर्मेशन हो गई है। बाकी आहिस्ता 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 जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो चार्टिंग है और जो इंडिकेटर्स हैं, वो सारे आपको कह रहे हैं कि बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया। सिर्फ चंद एक इंडिकेटर्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो ग्लोबल, उन ग्लोबल डेवलपमेंट्स को आप बेस बना के आप ये कह सकते हैं कि शायद बीटीसी की मार्केट मजीद नीचे जाए। अच्छा, एक मार्केट चूंकि इस वक्त बेयर मार्केट है,
तो इस मार्केट की सिचुएशन में मैं एनएफटी का डाटा देख रहा था, इस ट्विटर अकाउंट में उसने शेयर किया कि जो एनएफटी में इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में जो एग्जिस्टेंस यूजर है, जिसको उसने पिंक लाइन से शो किया है, एग्जिस्टेंस यूजर जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में सरमायाकारी एनएफटीज में कर चुके हैं, वो मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जबकि एनएफटीज के अंदर नए नए यूजर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 60,000 70,000 के लेवल पे पहुंचा हुआ है, अपने यूं समझ लें कि अपने ऑल टाइम हाई के पास है। अब ये मैं आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने खुद भी एनएफटी में इन्वेस्टमेंट की थी। अभी तो मैंने एक जो योगा क्लब है उनका ये अदर डीड का एनएफटी बाय किया है, तकरीबन 2.84 इथीरियम पे करके, इस उम्मीद के साथ कि अगर एनएफटी दोबारा बूम पकड़ती हैं तो फिर एनएफटी के ऊपर जितने मैंने इथीरियम यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 इथीरियम अभी तक नहीं, 5 इथीरियम ऑलमोस्ट मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। लेट्स सी कि ये मेरी एनएफटीज वगैरह मुझे को बेनिफिट देती हैं या नहीं। आगे आते हैं जी, इथीरियम की तरफ से, सॉरी एक्सआरपी की तरफ से एक सर्वे किया गया, दुनिया के 22 ममालिक का इन्होंने सर्वे किया है, और इनकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 4 सालों के अंदर दुनिया के 85 कंट्रीज ऐसे होंगी जो कि किसी ना किसी सूरत में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के साथ लाजमी एंगेज होंगी, कुछ अपनी सीबीडीसीज वगैरह लॉन्च करेंगी। ये मेरा ख्याल है एक्सआरपी ने सर्वे इस वजह से किया है क्योंकि आपको पता है कि एक्सआरपी जो है उसका मोटिव ये है कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जो अपना सीबीडीसी लॉन्च करना चाहते हैं वो हमारे लेजर के ऊपर वो लॉन्च करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, बजाय इसके कि वो सारा नए सिरे से ब्लॉकचेन अपनी सेटअप करें, वो हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करके करें। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं। अगर तो सारी दुनिया जो है, दुनिया के जो बड़े बड़े एडवांस ममालिक हैं, अगर वो अपना सीबीडीसी लॉन्च करते हैं तो दूसरे लफ्जों में वो दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। अगर वो खुद अपना सीबीडीसी लॉन्च करते हैं और वो एक्सआरपी को घास नहीं डालते हैं तो फिर जो छोटे ममालिक हैं वो भी बड़े ममालिक के मॉडल्स को फॉलो करेंगे, ना कि वो एक्सआरपी की तरफ जाएंगे। मुमकिन है चंद एक ममालिक जो है वो एक्सआरपी की तरफ जाएं और एक्सआरपी की यूटिलिटी बनने की वजह से उसकी प्राइस जो है वो पंप हो। एक्सआरपी का केस ऐसी जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है अभी भी चल रहा है। मैं हैरान हूँ, हमारे यहाँ अदालतों में केस के डिले होने, उनके लेट होने की ये तो समझ आती है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह की, मेरे लिए तो एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि अभी तक अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वर्सेस रिपल का केस जो है अमेरिकी अदालतों में ख्वार हो रहा है, तो कोई ऊँट जो है वो किसी करवट बैठ नहीं रहा। तो अभी बहरहाल एक्सआरपी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि उन्होंने अपने केस को मजीद स्पीड अप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए $100 मिलियन की फंडिंग जो है वो साइड पे की है, ताकि वो केस के हवाले से थोड़ा सा फंड्स को यूज करके उसको एक्सेलरेट करें। अच्छा, एक और न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था जो एक्सआरपी के साबका को फाउंडर थे जेड मैककैलम, मैंने आपको बताया था कि उनके पास अभी मिलियंस एक्सआरपी टोकन्स पड़े हुए हैं। अभी उनकी तरफ से अपडेट आई है, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वो अभी सेल करना है तो एक्सआरपी की प्राइस मजीद नीचे क्रैश कर सकती है। अभी उनका कहना ये है कि मेरे पास जितने अब एक्सआरपी हैं अब वो मैं सेल नहीं करूंगा, मैं एक्सआरपी में एक बड़ी रैली का वेट करूंगा, जब रैली होगी तो फिर मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। दूसरे लफ्जों में अभी फिलहाल एक्सआरपी के डंप होने की जो खबर है वो मुझे लग रहा है जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे जी, ऑक्सी इन्फिनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है पिछले एक साल हो गया पूरा, एक्सआरपी सॉरी ऑक्सी इन्फिनिटी जो है वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि एक्स जो उनका एसएलपी टोकन है उसकी बर्निंग जो है वो ज़्यादा हो और मिंटिंग कम हो। लेकिन अभी इनका एक सीज़न चल रहा है लुनेशियन समर, जिसमें वो ब्रीडिंग के लिए दोबारा मोटिवेट कर रहे हैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को, और उस ब्रीडिंग में एसएलपी बर्निंग का लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि एसएलपी की बर्निंग एसएलपी की जो मिंटिंग है उससे ज़्यादा हुई है। अगर यही तादाद रहती है तो एसएलपी की प्राइस जो है वो पंप करनी चाहिए। गो के अभी आपको एसएलपी की प्राइस पंप होती नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त एसएलपी की जो टोटल सप्लाई तकरीबन 40 अरब एसएलपी टोकन की सप्लाई है मार्केट में, बर्निंग जो है वो सिर्फ 51 मिलियन हुई है, 52 मिलियन। तो जब तक ये तसलसल के साथ बर्निंग नहीं होती रहेगी एसएलपी की प्राइस आपको पंप होती नजर नहीं आएगी। और साथ मैंने ये जो अभी इन्होंने लैंड स्टेकिंग पे एएसएस टोकन के रिवॉर्ड का सिस्टम दिया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एएसएस टोकन की भी लॉन्ग टर्म मुझे प्राइस जो है वो डंप होती नजर आ रही है, क्योंकि उसकी मिंटिंग भी जो है वो उसकी सप्लाई भी बढ़ने का खर्चा है। अच्छा जी, इंडिया में ब्लॉकचेन वीक चल रहा है। मैं जब ये न्यूज़ देखता हूँ तो
दिल में एक ख्वाहिश होती है बीइंग अ पाकिस्तानी कि यार हमारे मुल्क में पिछली हुकूमत ने कोशिश की थी। मुझे याद है सदर आरफ अलवी साहब ने जब खान साहब की हुकूमत थी तो इस्लामाबाद में एक ब्लॉकचेन कन्वेंशन कॉल की थी। वो भी मुझे पता चला कि आखिरी वक्त में शायद वो पोस्टपोन हो गई थी। तो इस तरह की एक्टिविटी अब वहाँ पे इंडिया में ब्लॉकचेन वीक है। वहाँ पे जो बड़े-बड़े ब्लॉकचेन कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रेजेंटेशंस देंगी। वहाँ पे वेब 3 के ऊपर बातचीत की जाएगी, वहाँ मेटावर्स के ऊपर बातचीत की जाएगी या इस तरह क्रिप्टो मार्केट की जितनी निशेज़ हैं वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनकी इंतज़ामिया या वहाँ के जो बिज़नेसेस हैं, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे अपने मुल्क की मफादात को इस मार्केट से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा ग्रोथ दे सकते हैं। एक हमारे यहाँ बेचारा कोशिश करता है वो वक़ार ज़का, वो भी पिछले दिनों खान साहब के आखिरी दिनों में वो वक़ार ज़का का भी अच्छा खासा नातका जो है वो तंग किया हुआ था। मेरा ख़्याल है उनके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म की एफआईआर्स और फ़ोन कॉलें और पता नहीं क्या-क्या। अब वो मेरा ख़्याल है पिछले दिनों अमेरिका थे, मुझे अब लेटेस्ट अपडेट का मुझे मालूम नहीं है कि अभी भी वो अमेरिका बैठे हैं या नहीं। इस तरह के बंदे को बजाय इसके कि आप उसको प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करें और कुछ लोग उनकी ज़ाती अ, लाइफ़स्टाइल की वजह से उसको बुनियाद बना के उस पे तनकीद करते हैं और ये एक बिग अपॉर्च्युनिटी अगर वक़ार ज़का को आप लोग सपोर्ट करेंगे, इसकी तरह वक़ार ज़का से अच्छे लोग आपको मार्केट में आते नज़र आएँगे। अगर आप वक़ार ज़का का बाजू मरोड़ेंगे, उसको डराएँ-धमकाएँगे, तो वक़ार ज़का को रिप्लेस करने वाले जो दीगर अच्छे लोग हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वक़ार ज़का को बुरा नहीं कह रहा, वक़ार ज़का मेरी नज़र में हमारा असासा है, हमारे मुल्क का, हमारा कौमी असासा है। अगर आप लोगों को उसका एहसास हो। लेकिन अगर आपको वक़ार ज़का की लाइफ़स्टाइल में या किसी और वजह से एतराज़ है, तो अगर हुकूमत और हम बीइंग अ सोसाइटी इस जैसे लोगों को एक मौका देंगे, तो मुमकिन है इस तरह के लोगों को रिप्लेस करने वाले भी लोग भी आएँगे और इस तरह के लोग अपनी इस्लाह भी करेंगे, बकौल आपके अगर उनको कोई ज़रूरत है तो। ठीक है?